गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सभी लोग। तो स्वागत है सभी का सीए फाउंडेशन चैंपियंस फास्ट ट्रैक बैच में। आज हम आ चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 मैथ्स फॉर फाइनेंस पार्ट 2 में। तो कल हम लोगों ने इस बैच को शुरू किया था और पहले दिन मैंने आपको बैच की पूरी स्ट्रेटजी बताई थी, कैसे हम इस बैच में किस अप्रोच से आगे बढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम लोगों ने मैथ्स फॉर फाइनेंस शुरू कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी कैलकुलेटर ट्रिक्स समझा दी थी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक भी शुरू कर दिया था और कुछ बेसिक्स भी पढ़ाया था। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे, फटाफट हम लोग उसका आंसर चेक कर लेते हैं और उसके बाद आगे के टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग पलक, सैयद, सभी का बहुत स्वागत है। आ जाइए। तो लेक्चर 2 मैथ्स फॉर फाइनेंस पार्ट नंबर 2 ये है टीम अल्टीमेट सीए, जो आपको सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट लेवल पर देते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और एग्जाम के दिन तक देते हैं आपको फुल ऑन सपोर्ट। एंड मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए with 7+ years of experience after CA, taught thousands of students at foundation and intermediate level. I'm an educator by choice, by passion. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। तो फाउंडेशन लेवल पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटरमीडिएट लेवल पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपने होशो आवाज में हैं और फिजिकली मेंटली प्रेजेंट है क्लास में और मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो लाइव चैट में एक बार दे दीजिए विक्ट्री साइन, सो दैट वी कैन स्टार्ट इन द काउंट ऑफ 5 4 3 2 एंड 1। हियर वी गो। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 जो कैलकुलेटर ट्रिक पर मैंने एमसीक्यूज बनाए थे वो दिए थे। तो पहले मैं वो फटाफट डिस्कस करवा देता हूँ, आपको सही आंसर बता देता हूँ। 7 का पावर 6 आपने कैसे निकाला होगा सर? 7 लिखा होगा कैलकुलेटर में, इंटू दबाया होगा 2 3 4 5 6, तो आंसर आ गया था 117649। दूसरा 1.63 का पावर 12 आपने कैसे निकाला होगा? तो बच्चों 1.63 किया होगा इंटू की बटन और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया था 351.76, विच इज ऑप्शन सी। बराबर है सर। तो 2 का हो गया सी। फिर 7/5 का पावर 6 निकालने के लिए आपको पहले 7/5 करना होगा, जो कि 1.4 आया होगा। फिर इंटू 2 3 4 5 6, तो ये आ गया होगा 7.529 समथिंग समथिंग समथिंग। उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ 0.025। अरे भाई बहुत ही सिंपल है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना मतलब उसको उल्टा करना है। तो 0.025 डिवाइड इक्वल टू दबा दोगे तो उसका रेसिप्रोकल निकल जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 40। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आपने किया, उसका कितना आ रहा है? x की वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाय 1.02 का पावर 5, तो मैंने कैलकुलेटर में किया होगा 1.02 इंटू 2 3 4 5, तो ये हो गया 1.02 का पावर 5। उसके बाद मैंने डिवाइड इक्वल टू करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा 500 से। तो पहले 1.02 की पावर 5 का रेसिप्रोकल निकाल देते हैं और फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.02 लिखा कैलकुलेटर में, इंटू 2 3 4 5, ये पावर 5 निकल गया। डिवाइड इक्वल टू करने से 1/1.02 का पावर 5 निकल गया और उसको 500 से मल्टीप्लाई किया तो 452.8, ये हमारा आंसर आ चुका है। ऑल राइट, अब आपको निकालना 1.02 का पावर 4.8। क्यों भाई, क्वेश्चन 6 में कौन सी मेथड लगी होगी? क्यों अंजलि, किम, पलक, सैयद और शिवांगी, बताओगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मेथड लगी है? सर हिल क्लाइंबिंग मेथड। तो पहले मैं बेस लिख दूंगा 1.02, स्क्वायर रूट की बटन दबाऊंगा 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 1.02, रूट की बटन 12 बार गिन के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर किया होगा -1, उसके बाद पावर में है 4.8 तो मल्टीप्लाई कर दिया 4.8, फिर कर दिया +1, उसके बाद कर दिया इंटू इक्वल 1 बार, इंटू इक्वल 2 बार, इंटू इक्वल 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर आ गया 1.099, विच इज ऑप्शन बी। सो 1.099 ये हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा, फिर बताइए 7 का फिफ्थ रूट क्या होगा? 7 का फिफ्थ रूट, 7 का फिफ्थ रूट निकालना फिर से हिल क्लाइंबिंग लगाना पड़ेगा। पहले बेस लिखूंगा 7, फिर वापस रूट की बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर किया -1। अब क्योंकि रूट 5 बोल रहा है तो डिवाइड की बटन दबा के आपको 5 दबाना पड़ेगा। बस दोनों में यही अंतर होता है, पावर में मल्टीप्लाई और रूट करते समय डिवाइड। उसके बाद +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया 1.475। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है एवरीवन, आई होप कैलकुलेटर की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। कल जो भी चीजें मैंने आपको कैलकुलेटर में सिखाई
आपने इन क्वेश्चंस के माध्यम से घर जाके उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमने शुरू किया था, क्वेश्चन 8 वाज डन, क्वेश्चन 9 वाज डन। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको डीपीक्यू में दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हाथों हाथ। तो मैं इसको नोटबुक में करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका डीपीक्यू था, ये लीजिए सर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 370 इन 6 ईयर्स एट 8% पर एनम। बच्चों मुझे ये बताइए, जो 370 दिया है, ये इंटरेस्ट दिया है या अमाउंट दिया है? सर, मैं कितना पैसा डिपॉजिट करूं कि 6 ईयर्स के बाद वो पैसा 370 बन जाए? 370 का इंटरेस्ट कमा लूं ऐसा नहीं, 370 बन जाए। इसका मतलब जो 370 फिगर दिया है वो अमाउंट दिया है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस RT अपॉन 100 बरोबर छे, बरोबर छे। अब अमाउंट मुझे दिया है 370 और प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट सम, ऐसा बोला ना व्हाट सम, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो ब्रैकेट ओपन किया और लिखा 1 प्लस आर की वैल्यू 8%, तो 8 अपॉन 100 इंटू टाइम दिया हमको 6 ईयर्स का। ये लो भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब कैलकुलेटर में कैसे करोगे इसको? कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, सर मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूं, 8 इंटू 6 अपॉन 100 प्लस 1। आपको सबको पता है ना, बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई पहले यूज होता है और प्लस माइनस बाद में। तो पहले करते हैं 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई डिवाइड पहले कर लिया, 0.48 आ गया, उसमें प्लस 1 कर लिया। तो ये हो गया ब्रैकेट की वैल्यू, जो पी के बाद ब्रैकेट लगा ना उसके अंदर की वैल्यू ये है। अब अगर आपको पी निकालना है तो आपको इस वैल्यू को 370 से डिवाइड करना है, मतलब आपको 1 अपॉन 1.48 निकालना है। तो आप इसको डिवाइड इक्वल टू कर दो, तो ये हो गया 1 अपॉन 1.48 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 370 से, तो फटाफट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिना पेन उठाए। तो पी की वैल्यू आ गई 250। चलिए जी, आई होप इट इज क्लियर एंड डन। तो यहां पर मैं टिक कर देता हूं ऑप्शन बी। तो बेटा जी, आपको भी अगर क्वेश्चन 10 समझ में आया है तो क्लियर एंड डन जरूर कर दीजिएगा लाइव चैट में। बाकी हम लोगों ने यहाँ तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और अब मैं क्वेश्चन 17 ऑनवर्ड्स आपके लिए शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17। तो हमने कल तक के सारे होमवर्क डिस्कस कर लिए हैं, कैलकुलेटर की ट्रिक्स के 7 क्वेश्चंस और फिर एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन 10। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17, आइए मेरे साथ रीड करिए सारे बच्चे। क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, एकदम फोकस यहां पर होना चाहिए। ठीक है, अभी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के, इजी वाले हमने कल कर लिए। इन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इफ द प्रिंसिपल इज 2000 रुपीज and the rate and the time are the roots of the equation this, then the simple interest is। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टॉपिक होता है इक्वेशंस, इक्वेशंस के अंदर एक टाइप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिस इक्वेशन में से पावर 2 आ रहा होता है ना, स्क्वायर होता है एक्स के ऊपर, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करके जो हमको सॉल्यूशन मिलता है उसको सॉल्यूशन भी कहा जाता है, उसको रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो दो सॉल्यूशंस मिलते हैं, दो दो रूट्स मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल तो हमने आपको बता दिया 2000 रुपए, पर अब जो हमने आपको इक्वेशन दी है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको जो दो रूट्स मिलेंगी उसमें से एक रूट होगा रेट और दूसरा होगा टाइम। इस हिसाब से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताइए। वैसे तो मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं इक्वेशंस एकदम डिटेल में, लेकिन अभी बस मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं। ये पूरा नहीं समझाऊंगा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज उसके लिए हम डेडिकेटेड टॉपिक ही पढ़ने वाले, वो चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, ऑलराइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्वेश्चन 17। पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, किसकी? कैलकुलेशन ऑफ आर एंड टी। तो आर और टी की कैलकुलेशन करने के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 11x प्लस हमको दिया है 3030 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, इक्वेशन क्वेश्चन से लिए मैंने। अब ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, इसको डिटेल में बताऊंगा जब इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 30 के मल्टीपल्स में आता है 6 5 जे 30, तो मैं माइनस 11x को लिख सकता हूँ माइनस 6x माइनस 5x, क्योंकि माइनस 6 इंटू माइनस 5 भी 30 होता है। इससे क्या होगा, फैक्टर्स निकल कर आएंगे कि यहाँ x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 6, फिर माइनस 5 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 6।
तो इससे हमारी इस इक्वेशन को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं x-5 और दूसरा लिख सकते हैं x-6। ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो एक हो गया x-5, एक हो गया x-6। जब हम x को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +5 और +6। अरे वाह, तो मुझे रेट और टाइम मिल गया है। बच्चों अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इसमें 5 रेट है और 6 टाइम है, या फिर 6 रेट है और 5 टाइम है? सर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ये ले लो कि 5% है और 6 ईयर्स है, या फिर आप ये ले लो कि भाई 5 ईयर्स है और 6% है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में दोनों ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2000 रुपीज का प्रिंसिपल, उसमें मैं अगर 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, अब आपको जो मानना है मान लो, 5 के नीचे 100 मान लो या 6 के नीचे 100 मान लो, 5 को ईयर्स मान लो या 6 को ईयर्स मान लो, आंसर तो सेम ही आना है। तो 2000 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 600। ओए लाइव चैट में आंसर भी लिखो रे, तुम्हारा निकल गया मुझे पता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, ऑल राइट। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन 17 जो मैंने आपको करवाया सभी को समझ में आया है। अगर आया है तो प्लीज क्लियर एंड डन का मैसेज डालना ना भूलें। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन 18। क्या बोलता क्वेश्चन? व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 42,000 रुपीज एज एन इंटरेस्ट in 3 year 3 months at 2.5% per annum simple interest। कितने पैसे से, मतलब कितने पैसे डिपॉजिट करूं ताकि 2.5% के रेट से 3 साल और 3 महीने में मुझे 42,800 रुपीज का इंटरेस्ट मिल जाए। तो आइए सर निकालते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी से समझ में तो आ गया होगा तुमको कि ये प्रिंसिपल है। इसके बाद इतने रुपए का इंटरेस्ट प्रोड्यूस करना है, तो ये भी समझ में आ गया होगा कि ये इंटरेस्ट है, और ये टाइम दिया है और ये रेट दिया है। बस टाइम में ये ध्यान रखना, 3 years 3 months दिया है ना, तो उसको हमको पूरी तरीके से टाइम के फॉर्मेट में, ईयर्स के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो आइए मैं यहाँ पर आपके लिए करवाता हूँ क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, रेट हमको दिया है 2.5%। टाइम को बताइए क्या लिखें? 3 year 3 months ना, तो 3 साल में होते हैं 36 महीने। 3 इंटू 12 36 महीने और 3, मतलब टोटल मिला के हो गए 39 मंथ्स। और 39 मंथ्स को आप ईयर में लिख सकते हो 39/12। बढ़िया है। तो 39/12 ये मेरी वैल्यू आ गई इन ईयर्स। अब ये हो गया, मुझे चाहिए प्रिंसिपल चाहिए और इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, SI इज इक्वल्स टू PRT/100, और SI की जगह में फिगर डाल देता हूँ 42,800 रुपीज का। अब प्रिंसिपल मुझे कैलकुलेट करना है। रेट हमें दिया है 2.5/100 और टाइम हमें दिया है 39/12 ईयर्स। तो क्या आप फटाफट कैलकुलेशंस करके मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू बता सकते हो? आइए सर, जो P वाले साइड में पूरी वैल्यूज दी हुई है ना, उनको इस तरफ ट्रांसफर करना है। तो 2.5/100 इंटू 39/12, इस पूरे को वहां ट्रांसफर करने के लिए डिवाइड इक्वल टू इंटू 42,800। तो मेरा आंसर आ गया 526,769। आप भी चेक करके बताइएगा कि आपका भी आंसर 526,769 आया या नहीं। अगर आया है तो बताइए कौन से ऑप्शन को हम टिक करेंगे? सर ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। डन है, डन है, डन है। तो अब देखो क्या है, ये इस क्वेश्चन में जो भी चीजें आई थी ना, सब आपने देख ली थी, ऐसा सब कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करते हैं। राहुल इन्वेस्ट करते हैं 70,000 इन अ बैंक जहां पर 6.5% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट अर्न होता है। ठीक है, ही रिसीव्ड दिस रुपीज आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म। तो समय समाप्त होने के बाद उनको इतना पैसा प्राप्त हुआ। क्या आप पीरियड बताओगे फॉर विच द सम वाज इन्वेस्टेड? अब देखो क्वेश्चन में मुझे प्रिंसिपल गिवन है, क्योंकि इतना रुपए मैंने इन्वेस्ट किया तो ये मेरी इनिशियल वैल्यू हो गई। फिर इतने रुपए मुझे लास्ट में मिले तो ये मेरा अमाउंट या एक्यूमुलेटेड बैलेंस हो गया। अब मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, या तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर लूं, या तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूं और फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके टाइम निकाल दूं। किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे लिए इजी होता है कैलकुलेशंस में। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले SI निकालते हैं। SI
तो 85,925 अमाउंट में अगर मैं 70,000 का प्रिंसिपल हटा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इन इन अमुक सालों में कितना इंटरेस्ट हमने कमाया। 85,925 माइनस 70,000 मतलब 15,925। अब एक बार अगर ये मिल गया तो जैसे ऊपर मैंने फॉर्मूला लगाया था कि लेफ्ट हैंड साइड में 15,925 डाल दो इंटरेस्ट। अच्छा, प्रिंसिपल 70,000 हमको पता है ना कि हमने उतना रुपए इन्वेस्ट किया था, और रेट भी हमको पता है, रेट इज 6.5%, तो 6.5 अपॉन 100। टाइम मिसिंग है जो हम लोग निकाल देंगे फटाफट कैलकुलेटर से। तो एक काम करो सर, 6.5 इंटू 70,000 अपॉन 100, ये आया 4550। इसको 15,925 से डिवाइड कर दे, तो डिवाइड इक्वल टू इंटू 15,925, तो ये आ रहा 3.49999 मतलब 3.5 ईयर्स। ओके प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर एंड डन है? लाइव चैट में CND कर दीजिए तो ताकि हम आगे बढ़ें। तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने वो भी देख लिया जिसमें टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। आइए इसको रीड करते हैं। लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ P परसेंटेज फॉर P ईयर्स विल बी रुपीज P ऑन अ सम ऑफ। मतलब आपने ये बताना है कि कितने प्रिंसिपल पर क्या प्रिंसिपल में डिपॉजिट करूं ताकि अगर P परसेंटेज से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर P परसेंटेज से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है कितने साल के लिए? P ईयर्स के लिए, और वो इंटरेस्ट P रुपीस का मुझे मिल जाए। तो बढ़िया सवाल है। देखो नंबर्स नहीं दिए होते ना जब सवाल में तो उसका लेवल अप हो जाता है, तो इसमें नंबर्स नहीं दिए, बट कोई दिक्कत नहीं सर, हम इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए लिखता हूं यहां क्वेश्चन नंबर 20। बोलता है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ P परसेंटेज, मतलब जो मुझे रेट दिया है वो P परसेंटेज है। ठीक है, जो मुझे टाइम दिया है वो P ईयर्स है। और अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये रुपीस P क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट विल बी रुपीज P, मतलब SI की वैल्यू भी रुपीज P दिया हुआ है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है कि ये सब चीजें कितने सम पर निकलेगा, मतलब आपको प्रिंसिपल पता करना है। तो मैं क्या करूंगा सर, SI का फॉर्मूला लगा दूंगा, दैट SI इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप यहाँ शॉर्टकट क्यों नहीं लगा रहे, पूरा फॉर्मूला लिख रहे हो? क्योंकि हर जगह ऐसे शॉर्टकट लिखा हुआ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए। तो SI की जगह अब लिखता हूं मैं P रुपीज। प्रिंसिपल को P मत लिखो, प्रिंसिपल रहने दो, वरना P और P में आप उलझ जाओगे। रेट को आप लिख दो P अपॉन 100, और टाइम को आप लिख दो P ईयर्स। अब देखते हैं सर प्रिंसिपल का फिगर कितना आएगा। तो प्रिंसिपल विल बी इक्वल्स टू P इंटू 100 अपॉन P इंटू P। तो ये दोनों P तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा सर, 100 अपॉन P। आया समझ में सबको? आ गया, बहुत बढ़िया। पलक, अंशु आ रहा है, सैयद, अंजलि, आंसर्स दो भाई। तो 100 अपॉन P, ऑप्शन बी इज 100 अपॉन P। ठीक है, तो अब देखो तुमको ना अमाउंट का फॉर्मूला, SI का फॉर्मूला पता चल गया। अब बस घुमा घुमा के अलग अलग तरीकों से सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको उनको उत्तर देना है। ठीक है, 21 भी बहुत अच्छा सवाल है। मैं मेरी इस कॉम्प्रेहेंसिव बुक में क्या करता हूँ ना, स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन डालता हूँ, लेकिन PYQ और MTP में से जो अलग अलग वेराइटीज हैं उनको भी मैंने कवर अप किया हुआ है, ताकि एक ओवरऑल प्रिपरेशन हमारी हो जाए क्लासेस के दौरान ही। उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें तो वो हमारी चॉइस है, पर इतना तो बेयर मिनिमम हमको तैयार करके जाना है। इतना हमको पास करने के लिए तो बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है, अगर हम अच्छे से करके जाते हैं तो। हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम बी? 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल एट 10%। तो अगर 10% के रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, ठीक है, तो कितने टाइम में हम उतना इंटरेस्ट कमा लेंगे जो कि हमारे प्रिंसिपल का 0.125 टाइम्स होगा? तो आइए लिखता हूं यहां क्वेश्चन 21। क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है कि भाई अगर रेट आपका 10% है तो ऐसा क्या टाइम लगेगा आपको कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना
वो प्रिंसिपल का 0.125 टाइम्स आ जाए। सर अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में प्रिंसिपल तो दिया नहीं है। अरे बहुत इजी है, देखो SI इज इक्वल्स टू 0.125 टाइम्स ऑफ P। SI की जगह लिख देता हूं P इंटू 10/100 इंटू टाइम, और यहां लिख देता हूं 0.125P। अब क्या फायदा हो रहा है सर, फायदा ये हो रहा है कि P और P कैंसिल हो गए। अच्छा, इसीलिए उसको ऐसा स्ट्रक्चर किया था क्वेश्चन को। और टाइम हो जाएगा 0.125 इंटू 100, तो यहाँ से 100 वहाँ चला गया और 10 डिवाइड हो गया। तो बता दो भाई, 0.125 इंटू 100/10 हो जाता है 1.25 ईयर्स। लो भाई, टाइम निकालने का एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आपको सवाल दे दिया जाए। ठीक है, चलो जी, उम्मीद करता हूं कि 21 भी आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अच्छा सर, यहाँ पर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, जो हमको ऑप्शन हमारा आया है 1.25। बेटा जैसे ये दिया ऑप्शन है 1/1/4, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 × 1 = 4 + 1 5/4, यही होता है ना। और 5/4 मतलब होता है 1.25। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नाउ आखिरी दो सवाल है हमारे सिंपल इंटरेस्ट के, उसके बाद आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी शुरू करने वाले हैं। वाओ, अमेजिंग सर। एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर है, इज सेविंग to pay off an obligation of 15,250 which will be due in 7 years. If the investor is earning 7.5% simple interest rate per annum, he must deposit dash dash to meet the obligation. सर लैंग्वेज बहुत बड़ी बना के दी है, पर एक्चुअली में इतना बड़ा है नहीं सवाल, बस बड़ा लिख कर दे दिया है। एक इन्वेस्टर जिसको 7 साल के बाद 15,250 किसी को पे करने, तो आज उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 7.5% के रेट से, ताकि 7 साल बाद वो पैसा 15,250 के बराबर हो जाए। तो ये हो गया अमाउंट, ये अमाउंट हो गया ना भाई। 7 ईयर्स के बाद जो बैलेंस मुझे चाहिए वो अमाउंट, ये हो गया रेट। 7 साल, प्रिंसिपल हमने निकालना है। अच्छा, अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल निकालना है, तो यही तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि लैंग्वेज को क्रैक कर पाए हम लोग। अब एक लेवल के बाद क्या होता है, फॉर्मूले तो सबको बनते हैं, लैंग्वेज का गेम हो जाता है फिर। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अगेन 1 + RT/100। प्लीज भाई दोनों फॉर्मूले दिमाग में रखना, दोनों का उपयोग सही समय पर होता है और दोनों हमसे बनने चाहिए। तो 15,250 का अमाउंट हमको चाहिए, प्रिंसिपल हमको नहीं पता, 1 प्लस रेट हमको गिवन है 7.5 का और टाइम है 6 ईयर्स का, तो 7.5/100 × 6। बस बेटा जी, अब पी निकाल देते हैं। कैलकुलेटर से निकालोगे, आओ। 7.5 × 6 डिवाइडेड बाय 100 + 1, तो ये 1.45 हो गया, और इसको डिवाइड इक्वल टू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 15,250 से, तो ये हो गया 10517। ऐसा आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ कर दिया मैं? नहीं सर, कुछ गड़बड़ किया। अच्छा, मैंने रेट सही लिया है 7.5, ठीक है। टाइम, अच्छा 6 ईयर्स नहीं है सर, 7 ईयर्स है। आई एम रियली सॉरी बच्चों, मैंने 6 ईयर्स ले लिया जबकि 7 ईयर्स तक, ठीक है। तो 7.5 × 7/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू इंटू 15,250, ये आ रहा है P = 10,000। ठीक है साक्षी जी, एक काम करो साक्षी, आपको अल्टीमेट सपोर्ट फॉर्म नहीं पता क्या? मैं बता देता हूँ। ultimatec.com में कॉन्टेक्ट अस वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो वहाँ सपोर्ट फॉर्म है, टेक्निकल सपोर्ट फॉर्म, आप फिल कर दो, हमारी टीम आपको खुद कॉल बैक करके सॉर्ट आउट करवा देगी। चिंता करने की जरूरत ही नहीं, आपको परेशान होना ही नहीं है। ठीक है, सपोर्ट फॉर्म फिल करो, 24 आवर्स का वेट करो। इनफैक्ट उससे जल्दी हो जाता है, बट आप अभी 10 साढ़े 10 बजे करोगे तो आज ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म फिल कर देना, सबसे बेस्ट तरीका वही है, क्योंकि उस सब चीज़ के लिए हम प्रॉपर टीम बना के रखी है ना हमने, टेक्निकल टीम भी है जो ऐप का सब चीज़ देखती है। चलो क्वेश्चन 23 में आते हैं, आइए रीड करते हैं। ₹80,000 आपने इन्वेस्ट किए, ठीक है भाई, इन्वेस्ट किए हैं किस चीज़ के लिए? मंथली इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए, मंथली इंटरेस्ट कमाने के लिए 80,000 हमने इन्वेस्ट किए हैं, और इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 1,200 रुपए का। तो क्या आप बताओगे रेट क्या होगा? भाई याद है कल हमने एक दूसरा तीसरा कोई सा क्वेश्चन किया था जिसमें मंथली इंटरेस्ट दिया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
बस वहां प्रिंसिपल पूछा था और रेट गिवन था, यहाँ प्रिंसिपल गिवन है और रेट पूछा है, निकाल देते हैं सर। आइए क्वेश्चन 23। ओके, लो भाई, तो 80,000 है, इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है और इंटरेस्ट मुझे रेट निकालना है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 1200 इंटरेस्ट की जगह, 80,000 लिख देता हूं प्रिंसिपल की जगह, रेट मैनू पता नहीं है और टाइम है 1 महीने का। भैया टाइम कितना लिखूं, 1 ही महीने का दिया तो क्या लिखूं टाइम, 1/12। ठीक है, तो चलिए अब रेट निकालिए। तो रेट हो जाएगा 1200 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 80,000, तो 18% हमारा रेट आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया ऑप्शन की। बच्चों इसके साथ वी ऑल हैव कंप्लीटेड व्हाट, वी ऑल हैव कंप्लीटेड द एसआई टॉपिक, और अब बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक शुरू करने की। तैयार हो आप लोग? चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा जिससे हम एसआई सीआई के बीच में अंतर समझ पाए पासबुक बना के। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को जरूर मेरे साथ लिखना ताकि आपको चीजें अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, न सिर्फ फॉर्मूला बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी पूरी पूरी आपकी माइंड में आ पाए। ठीक है, ओके सर, ऑल राइट। तो मैं यहां पर अब टॉपिक का नाम डाल रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है सर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ओवरऑल सेक्शन अब हम चालू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं बेटा मास्टर एग्जाम्पल, बाकी सब बाद में, पहले आप करो मास्टर एग्जाम्पल। मास्टर एग्जाम्पल आपको चीजों को समझाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो मास्टर एग्जाम्पल में हमारे पास यहां पर आ रहा है, यू डिपॉजिट रुपीज 4 लाख फॉर 3 years at the rate of 8% per annum. Find amount at end of 3 year, third year, both by SI and CI approaches. Make passbook बना के इस चीज को करवाइए। 4 लाख रुपीज हमने डिपॉजिट किए हैं आज, और 3 साल बाद हमको 8% से कितना पैसा मिलेगा, ये अमाउंट हमको थर्ड ईयर एंड का निकालना है। ठीक है, अब देखो, जिसको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से सुनिए, मैं यहां पर समझा रहा हूं बच्चों को इस तरीके से कि आप पहली बार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिनको आता है वो अपना नॉलेज अपने तक रखें, पर जिनको नहीं आता वो ध्यान दें, क्योंकि मैं आप ही के लिए यहां बैठा हूं। ठीक है, एकदम शुरू से बढ़िया से पासबुक बना के देखो। फॉर्मूले वार्मूले हैं, मुझे भी पता है, मैं तो खुद ही तुमको सिखाने वाला हूँ ना भाई, मेरा तो काम ही वही है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला नहीं चाहिए अभी। ठीक है, मैं आपको अभी पासबुक बना के समझाऊंगा ये। ठीक है सर, तो डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, और उसके बाद बैलेंस। अब देखो बड़े भाई, मैं डेट ले लेता हूं, मान लो अभी कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, मैं 1 अक्टूबर की डेट ले लेता हूं, 1 अक्टूबर 2024। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने 1 अक्टूबर 2024 के दिन डिपॉजिट कर दिया 4 लाख रुपीज। ठीक है, अच्छा, ये एग्जाम्पल आपको SI CI की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको बहुत अच्छे से क्लियर करवाएगा। फॉर्मूले तो यार सब कर लेते हैं, पर जब टेढ़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो सिर्फ वही कर पाता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया 4 लाख। हाँ जी सर। नाउ
1 अक्टूबर 4 लाख रुपए बैलेंस 4 लाख का हो गया। अब क्योंकि एक साल में मुझे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो बताइए सीधे जाके अगर मैं चला जाऊं अगले साल 30 सितंबर 2025, क्या मुझे कोई बताएगा कितने रुपए का इंटरेस्ट दिया जाएगा? सर इंटरेस्ट दिया जाएगा 4 लाख रुपीज का, जितना भी आपका प्रिंसिपल है उस पर आपको मिलेगा 8%। तो 4 लाख रुपीज पर 8% मतलब होता है 32,000। तो ये हो जाएगा 4,32,000। ओके। लोकेश बेटा, अभी सीए फाउंडेशन Gen 25 की एक बैच पढ़ा रहा हूं मैं। अगर इतना ही है तो तू मेरे को टेलीग्राम में डीएम कर देना, है ना। एक तो ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड बात नहीं है, फिर भी तू क्लास के बीच में पूछ रहा है, तो सॉरी बोल के यू कैन नॉट जस्ट जस्टिफाई योर थिंग। आई नो यू आर इन अ प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी सेपरेटली, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, लेट्स नॉट स्पॉइल द क्लास एक्सपीरियंस प्लीज। तो ये हो गया 30 सितंबर 25, इंटरेस्ट है 32,000 रुपीज, ठीक है। चलो, उसके बाद एक साल बाद फिर इंटरेस्ट मिलेगा। अब बताइए कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? सर सर जी, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग, ये वाला पहला पार्ट हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट अप्रोच के हिसाब से। और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने ये कोर अप्रोच समझी है कि भाई जो प्रिंसिपल आपने पहली बार डिपॉजिट किया, हर बार आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी पर अप्लाई होगा। तो सर दूसरे साल भी आपका जो इंटरेस्ट निकलेगा इट विल बी ऑन 4 लाख रुपीज ओनली। 32,000 रुपीज का ही इंटरेस्ट आएगा, ये भी ठीक है। अरे ओ भाई, समझे कि नहीं समझे? समझे सर। उसके बाद नेक्स्ट 30 सितंबर 2027, 3 साल हमारे समाप्त होने वाले हैं। तो 3 साल के क्वेश्चन है ना, यस। 3 साल के एंड में जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा सेम वापस से 32,000। ठीक है, तो 4,64,000 प्लस 32,000 हमारा आंसर आ जाएगा 4,96,000। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके गाइज, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ, तो क्या आंसर क्या आया भाई? अमाउंट एज पर एसआई क्या आया? अब एसआई के हिसाब से अमाउंट निकालना तो आपको फॉर्मूले से भी आता है ना, फिर भी मैंने पासबुक से निकलवाया। कुछ तो रीजन होगा, है ना, कुछ तो कारण होगा कि मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, इस वे में समझा रहा हूँ, इस फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको कुछ सिखाना है। आइए अब करते हैं यहाँ पर हम एक पार्टीशन, यहाँ एक दीवार खड़ी करते हैं और दीवार के उस तरफ अब हम बनाएंगे सीआई अप्रोच के हिसाब से कैलकुलेशंस, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस। ओके सर, वापस वही 1 अक्टूबर 2024, पर्टिकुलर्स के नाम पे यहां पर मैं लेता हूं डिपॉजिट, और अब सुनिए कितना डिपॉजिट किया आपने? सर 4 लाख रुपीज डिपॉजिट किया, तो बैलेंस कितना हो गया? बैलेंस भी 4 लाख हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये करने के बाद अब सुनिए 30 सितंबर के दिन आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताइए? सर इंटरेस्ट मिलेगा 4 लाख रुपीज का 8%, 32,000। तो बैलेंस हो जाएगा 4,32,000। अब यार एक बात समझ नहीं आ रही, आप बोल रहे हो ये एसआई अप्रोच है, फिर वहां बोल रहे हो आप सीआई अप्रोच है, और आप तो दोनों के अंदर सेम ही तो इंटरेस्ट निकाल रहे हो। अरे रुको जरा, सबर करो रे बाबा। पहले पीरियड में तो तुमको ऐसा ही लगेगा कि दोनों में सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन असली कहानी शुरू होगी अब। तो 30 सितंबर 2026 के दिन जब तुमको दूसरी बार इंटरेस्ट मिलने वाला होगा, दूसरी बार जब तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला होगा, तो इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन 4 लाख रुपीज। अब जो तुम्हारा 8% का रेट है, बताइए किस पर लगेगा?
सर अब हमारा 8% का जो रेट है वो लगेगा 4,32,000 पर, समझे? सो 4,32,000 इंटू 8%, तो ये हो गया 34,560। 34,560 इज योर आंसर। तो 432,000 प्लस 34,560, तो हो गया 466,560। 466,560। बताइए सारे बच्चे, पहले क्या आपको समझ में आया, क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है? जब हम सीआई अप्रोच में आ गए तो अंतर ये आया है सर कि अब हम सिर्फ उस 4 लाख पर हर बार 8% कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम अपने लेटेस्ट बैलेंस को देखेंगे। 1 अक्टूबर 24 से लेके 30 सितंबर 25 तक हमारा बैंक में बैलेंस था 4 लाख, तो 4 लाख पे हमको 8% मिला। लेकिन 30 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक हमारे बैंक में कितना बैलेंस था? 432 का, तो 432 पर 8% मिलेगा। ठीक है, चलो 30 सितंबर 27 में आता हूं। अब बताइए कितना इंटरेस्ट, ये आप लोग बताएंगे मुझे। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा सर? अब आप बताइए 30 सितंबर 26 से आपके बैंक में क्या बैलेंस पड़ा हुआ है? सर बैलेंस पड़ा हुआ है 466,560, तो उस पर 8% लगा दो बड़े भाई। तो यह आ जाएगा 37,324.8, 37,324.8। अब बताइए फाइनल बैलेंस क्या हो जाए? तो फाइनल बैलेंस हो जाएगा 503,884.8। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो अमाउंट आ रहा है, अमाउंट एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज कमिंग टू 503,884.8। ठीक है, 503,884.8, ये हो गया हमारा एज पर द सीआई अप्रोच। तो आप लोग जल्दी से इस एग्जाम्पल को एक बार लिख लो ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए माइंड में कि सीआई और एसआई में एग्जैक्टली डिफरेंस कहाँ आता है। अब आप अच्छे से देखो सीआई को, क्या सीआई के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है? हाँ सर, पहले 4 लाख पर इंटरेस्ट निकला, फिर 4 लाख पर जो हमने इंटरेस्ट कमाया 32,000, वो भी प्रिंसिपल के साथ जुड़ गया। फिर ये जो जुड़ी हुई वैल्यू है ना 432, आपने उसके बाद उस पर इंटरेस्ट निकाला, मतलब कहीं ना कहीं 32,000 पर भी इंटरेस्ट मिला ना आपको। फिर जब आपने तीसरी बार इंटरेस्ट निकाला तो 466,560 पर निकाला, मतलब वो जो 66,560 का इंटरेस्ट था उस पर फिर से इंटरेस्ट मिला। यस, मतलब सीआई के अंदर केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको इस एग्जाम्पल से समझनी थी। ठीक है, आइए एक बार सीआई की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। वी कैन डिफाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट एज द इंटरेस्ट that accrues when the earnings for the each period are added to the principal। तो हर पीरियड में जो हमारी अर्निंग, मतलब जो इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं, वो प्रिंसिपल में जाके जुड़ जाता है। जब वो प्रिंसिपल में जाके जुड़ जाता है तो अगले पीरियड में जो इंटरेस्ट निकलता है ना, वो बढ़ी हुई वैल्यू पर निकलता है। तो आफ्टर एवरी कन्वर्जन पीरियड वी इंक्रीज द प्रिंसिपल बेस ऑन विच सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड। सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद वाला जो इंटरेस्ट है वो उस बढ़े हुए प्रिंसिपल बेस पर निकलता है। इसलिए जब आपका दूसरा वाला इंटरेस्ट निकला ना, तो 4 लाख पर नहीं निकला, 4,32,000 पर निकला। अच्छा, इससे मैं आपको एक और कंपैरिजन बताता हूं। सिंपल इंटरेस्ट में हमने एक बात पढ़ी थी कि जो हर पीरियड का इंटरेस्ट होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। मैं आपको वेरीफाई करवाऊं, ये देखो 32,000 32,000 32,000। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं होगा सर। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर नेक्स्ट पीरियड में इंटरेस्ट का फिगर बढ़ता जाएगा। तो अगर यहां 32 था तो यहां 34,560 हो गया, यहां 34,560 था तो यहां 37,324.8 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है एवरीवन, चलो अब मैं ना आपको एक टॉपिक बताता हूं, कन्वर्जन पीरियड। और कन्वर्जन पीरियड बताने के बाद एक और मास्टर एग्जांपल लूंगा, और यहां पर हम 2 लाइन छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको हम फॉर्मूले से भी बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहां टॉपिक लिख रहा हूं आपके लिए, राइट डाउन कन्वर्जन पीरियड।
कन्वर्जन पीरियड का सिंपल मतलब है पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड, कि कितना पीरियड समाप्त होने के बाद जो बैंक है या जो भी इन्वेस्टी है वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करता है। इट कैन बी इट कैन बी 1 ईयर, जो कि हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में, इट कैन बी हाफ ईयर, it can be a quarter, it can be a month, and so on etc. तो आपका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो रहा है ना, कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, तो वो अलग अलग चीजें होती हैं। तो सर क्या फर्क पड़ रहा है अगर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन साल में एक बार ना करके 6-6 महीने में कर रहे हैं, तो रेट आधा यूज करना पड़ेगा हमको, सही बात है, तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सीआई के अंदर इस बात से फर्क पड़ता है। तो मैं एक बात लिखता हूं यहां पर, इन सीआई चेंज इन कन्वर्जन पीरियड changes the interest CI value. In SI, conversion period is not relevant. SI में इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सर ऐसा क्यों? चलो मास्टर एग्जांपल लेते हैं। जब आप इस चीज को समझ जाओगे ना, तभी मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, क्योंकि तभी फॉर्मूला पढ़ने का मतलब है। जब तक ये बैकग्राउंड क्लियर नहीं है हमारा, तो फॉर्मूला पढ़ने का सीआई का मतलब ही नहीं है। तो ये चिंता मत करो कि मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, बट फॉर्मूले के पहले बेस बना रहा हूं आपका, ठीक है। ठीक। अच्छा, जो भी चीजें मैं लिखता हूं आपको भी अपनी नोटबुक में जरूर लिखना है, ठीक है। तो आइए यहां पर अब मैं एक और मास्टर एग्जांपल लेता हूं, जिसमें मैं आपको कन्वर्जन पीरियड का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ओके सर, ऑल राइट सर। तो हियर वी आर। if you invest rupees, let's say 2 lakh for 3 years at the rate of 10% per annum compound interest, मतलब सीआई से ही हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड अमाउंट if conversion period is पार्ट ए 1 ईयर, जहां पर मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं एनुअली कंपाउंडिंग भी बोलते हैं उसको हम लोग, एनुअली कंपाउंडिंग ऐसी भी लैंग्वेज यूज की जाती है। अगर कन्वर्जन पीरियड 1 ईयर है तो उसको ऐसा भी बोला जाता है दैट योर मनी इज कंपाउंडिंग एनुअली। और दूसरा मैं लेता हूं 6 मंथ या हाफ ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। तो हमें ना दोनों अप्रोच से, एक बार ईयरली कंपाउंडिंग करके एक बार हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करके, ये पता करना है कि 3 साल के बाद कितना अमाउंट होगा। तो वापस पासबुक बनाएंगे सर, बिल्कुल पासबुक बनाएंगे भाई। अभी मैंने फॉर्मूला कहाँ बताया आपको, तो पासबुक तो बनानी पड़ेगी ना। और ये वाला पार्ट भी आप पासबुक से ही समझ पाओ, पासबुक बना के ही समझ पाओ। सो डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस। पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं पार्ट ए, एनुअल कंपाउंडिंग।
मतलब मेरा कन्वर्जन पीरियड 1 साल का, मतलब 1 साल में एक बार मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, थैंक यू कार्तिक। चलो, तो यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले 1 अक्टूबर 2024, जिसको कि हम आज की डेट मान रहे हैं। इस दिन हमने डिपॉजिट किया है। ठीक है, डिपॉजिट किया है कितना रुपए, 2 लाख रुपीज। तो बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस भी 2 लाख का हो गया। बढ़िया है। अब क्या है, एनुअल कंपाउंडिंग बोला है, मतलब 6 6 महीने में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, साल भर रुकना पड़ेगा तब इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं पूरा साल भर रुकूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, आई कैन वेट। 30 सितंबर 25 के दिन मुझे पहली बार इंटरेस्ट मिला। किस रेट से इंटरेस्ट मिला? सर मुझे इंटरेस्ट मिला 10% का रेट है क्वेश्चन में, तो 2 लाख का 10% निकाल दो भाई। तो 2 लाख का 10% हो जाएगा यहां पर हमारे पास 20,000। अब बैलेंस अपडेट कर दीजिए, तो बैलेंस हो जाएगा 2,20,000। ठीक है, वापस 1 साल और खत्म हुआ। साल में एक बार हो रहा है ना, तो हर साल होगा, इसे 3 साल तक होगा। तो सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब 30 सितंबर 2026 के दिन वापस आपको 2 लाख रुपीज पर। सर 2 लाख पर नहीं ना, सीआई है ना, एसआई नहीं है ना, तो किस पे दूं इंटरेस्ट, 2 लाख पर दूं ना, 2,20,000 पर 10% इंटरेस्ट दो। अच्छा जी, यस, मतलब अब इंटरेस्ट आएगा 22,000 रुपीज का। बैलेंस बताइए क्या हो जाएगा? बैलेंस हो गया 2,42,000 रुपीज। ये भी ठीक है। उसके बाद आते हैं सर लास्ट थर्ड ईयर एंड में, 30 सितंबर 2027, आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जो तीसरी बार इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट 2,42,000 पर 10% मिलेगा। ये भी ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24,200, और फाइनल बैलेंस आपका हो जाएगा 2,66,200। तो हमसे क्या पूछा था, अमाउंट बताइए अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। तो अमाउंट ऑफ सी आई विल बी 2,66,200। अब इसमें आपने कुछ नया नहीं सीखा, ये चीज तो आपने ऊपर भी करी थी। अब जब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा और इसको कंपेयर करूंगा फर्स्ट पार्ट से, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली में दोनों में अंतर हुआ कहां। तो ये हो गया हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, अगली चीज। ठीक है सर, तो वी हैव डेट, जहां पार्टीशन कर देता हूं सो दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग। तो डेट के बाद अब हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। उसके बाद आता है डेबिट क्रेडिट, उसके बाद आता है बैलेंस। ऑल राइट सर, नो इश्यूज। अब देखना बेटा ध्यान से, एकदम अच्छे से ना। 1 अक्टूबर के दिन आपने डिपॉजिट किया, 2 लाख रुपीज, और बैलेंस है 2 लाख रुपीज। ठीक है, चलो। एनामेट अभी मेरा फ्लो बना है ना, तो रिक्वेस्ट है कि ये सब चीजें ना 10 बजे पूछना, जब क्लास खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, चलो अभी टॉपिक से हटके कुछ भी बातें नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्लो बना हुआ है। आई एम रियली सॉरी ब्रो। चलो, अब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपको 6 महीने के बाद ही इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो कॉमन सेंस लगाओ। अगर 10% का पर एनम का रेट है, अगर मेरा जो रेट है वो 10% पर एनम का रेट है, तो कोई भी बैंक बेवकूफ तो है नहीं कि तुमको 6 महीने में 10% देगा। तो अगर बैंक 6 महीने में तुमको इंटरेस्ट देता भी है, तो कहेगा देखो साल भर का 10% देते हैं, तो 6 महीने का कितना देंगे, 5% देंगे। तो अक्टूबर से काउंट करते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च। तो 31 मार्च के दिन, मतलब 31 मार्च 2025 की डेट में आपको इंटरेस्ट तो मिल जाएगा, मनाही नहीं है, बिल्कुल मनाही नहीं है। लेकिन ये बताओ मुझे तुम कि इंटरेस्ट जो मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा? 2 लाख पे पूरा 10% देगी बैंक? बोलेगी नहीं भाई, अभी 1 साल थोड़ी हुआ तुमको पैसा जमा किए, अभी तो 6 ही महीना हुआ है। तो 5%,
सभी बच्चे समझने की कोशिश करें ये 5% कैसे आया। सर ये 5% आ रहा है, 10% इज द पर एनम रेट। तो अगर 6 महीने में ही तुमको चाहिए तो इट विल बी 5%। 2 लाख का 5% मतलब 10,000। तो 2,10,000। ठीक है, नाउ लिसन, फिर से मार्च से गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर 2025। अब ये वही डेट आ गई है जो आज से 1 साल बाद है। तो जब हम एनुअल कंपाउंडिंग कर रहे थे तो उसी दिन पहली बार इंटरेस्ट मिला था, लेकिन अब उस दिन पहली बार इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, दूसरी बार इंटरेस्ट मिल रहा है। और इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर? बैलेंस पर। भाई 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक आपके बैंक में क्या बैलेंस था? 2,10,000। तो उस पर 5% मिलेगा। तो सारे बच्चे बताइए कितना लिख दूं मैं यहां पर? सर राइट डाउन 10,500। बच्चों अब एक मजेदार चीज देखो तुम, मैंने जो ऊपर एक पॉइंट लिखा था कि कन्वर्जन पीरियड बदल देने से आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, क्या आपको यहां फील हो रहा है? 1 साल में यहां पर 20,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला था जब तुम साल में एक बार इंटरेस्ट निकाल रहे थे 10% से। अब भी तुम वही कर रहे हो, 5% से 6 महीने के लिए, 5% से 6 महीने के लिए, लेकिन क्योंकि 31 मार्च के दिन जो 6 महीने में तुमको इंटरेस्ट मिला था ना, वो प्रिंसिपल से जाके जुड़ गया ना, तो जो बचे हुए 6 महीने हैं ना साल के, उसमें ज्यादा बैलेंस पर इंटरेस्ट मिला है, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है 500 रुपए का। क्या 500 रुपीज का डिफरेंस आप चेक कर पा रहे हो? देखो यहां 20,000 है और यहां अगर तुम दोनों 6 6 महीने के इंटरेस्ट को अगर जोड़ देते हो ये, तो ये 20,000 से 500 रुपए ज्यादा है। ये 500 ज्यादा कैसे आया, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 500 ज्यादा ऐसे आया कि जब तुम हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे थे तो 6 महीने के बाद जो 10,000 रुपए तुम्हारे प्रिंसिपल के साथ जुड़ गए, उस 10,000 रुपए पर भी 5% का इंटरेस्ट मिला तुमको नेक्स्ट वाले 6 महीने में, इसलिए 500 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया। तो कितने लोग इस बात से अब एग्री करते हो कि सर अगर हम कन्वर्जन पीरियड को एनुअल की जगह हाफ ईयरली कर दिए हैं तो इंटरेस्ट बढ़ चुका है, हमारा इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, मतलब कंपाउंडिंग या कन्वर्जन पीरियड बदलने से इंटरेस्ट बदलता है। वापस आते हैं 31 मार्च 2026। अभी तो 3 साल चलना है ना क्वेश्चन, अभी तो 1 ही साल हुआ है भाई। अब तुमको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा 2,20,500 पर 5%। अच्छा जी, तो 2,20,500 का बैलेंस था, उस पर 5% मिलेगा 11,025। ये भी ठीक है। तो फाइनल बैलेंस हो गया 2,31,525। अरे सर अभी तो 1.5 ही साल हुए। अरे हाँ यार, अभी तो फिर आएगा 30 सितंबर 2026, वापस इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट मिलेगा 2,31,525 का 5%। अब डेसिमल में वैल्यू आएगी तो 11,576.25। बताइए बैलेंस क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा 243,101.25। 243,101.25, तो 11,576.25, 243,101.25। बहुत बढ़िया। नाउ इसके बाद आता है 30 सितंबर के बाद वापस आता है 31 मार्च 2026। नहीं अब 27 आएगा ना, फिर इंटरेस्ट मिलेगा आप। सर क्वेश्चन तो 3 साल का था, आप तो इतने सारे साल आगे बढ़ गए। नहीं भाई, 6 6 महीने से आगे बढ़ रहा हूं ना, तो अभी कहां आगे बढ़ा हूं। हाँ जी, तो 243,101.25 पर फिर 5% बांट दो भाई, तो ये हो जाएगा 1,2,155.0625। तो बैलेंस हो जाएगा 256.3125, है ना। फिर आते हैं लास्ट डेट। चलो भाई फाइनली अब ये खत्म हुआ 30 सितंबर 27। कुछ बच्चों को लग रहा होगा अरे बाप रे कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है। अरे भाई इन सब की ट्रिक बताऊंगा, इन सब का फॉर्मूला बताऊंगा, कैलकुलेटर में कर लोगे तुम ये सब चीजें, पर एक बार तो तुमको करना पड़ेगा ना सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। कैलकुलेशन तो फिर बाद में फटाफट होने वाली।
तो 255 256.3125 का 5% आखिरी बार ये हो जाएगा 12,762.815625। इतना डेसिमल कोई लिखना नहीं होता, ये तो सिर्फ एग्जैक्ट आपका आंसर मैच कर जाए उसके लिए मैं कर रहा हूं। 268,019.128125 डेसिमल की बात का नीचे का नंबर है, ठीक है ये। तो बच्चों समझो इस बात को कि अब जो अमाउंट आ रहा है क्या वो तुम्हारा एनुअल वाले से मैच कर रहा है? नहीं सर, ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है भाई? बेशक ज्यादा आएगा, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि तुम 6-6 महीने में इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहे हो तो जल्दी जल्दी तुम्हारा बैलेंस अपडेट हो रहा है, तो अपडेटेड वाले बैलेंस पर तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां लिखता हूं 268,019, बस इतना लिख देता हूं राउंड ऑफ करके 268,019, ठीक है। फिर से सभी बच्चे मेरे साथ कन्वर्जन पीरियड के कॉन्सेप्ट को एक बार इस टेबल से समझने की कोशिश करें। सर देखिए, कन्वर्जन पीरियड का मतलब होता है किस पीरियड के खत्म होने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। हमने यहां पर दो पार्ट लिए क्वेश्चन में, पार्ट ए एनुअल कंपाउंडिंग, पार्ट बी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। क्वेश्चन सेम दोनों में, ऐसा नहीं क्वेश्चन बदल दिया, क्वेश्चन सेम है पर सिनेरियो बदल दिए। एक जगह पर साल में एक बार इंटरेस्ट निकल रहा है, दूसरी जगह पर साल में 2 बार इंटरेस्ट निकल रहा है। अब जहां एनुअल कंपाउंडिंग थी वहां सुनना, वहां पर साल में एक एक बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, आपने नॉर्मल तरीके से निकाल दिया सीआई अमाउंट 266,200। लेकिन जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही थी, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में आप 6 महीने में इंटरेस्ट निकाल रहे थे, तो क्या पूरा 10% का रेट लगेगा? नहीं। तो कौन सा रेट यूज हुआ? रेट 10% का यूज हुआ है, लेकिन 6 महीने के लिए जब तुम 10% के रेट को यूज करते हो तो तुमको एडजस्ट करना पड़ता है। सुनो, 10% के रेट को 6 महीने के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 10% का रेट अगर साल भर का है तो एडजस्टेड रेट हो जाएगा 5% का। दूसरी बात, अब बताओ जब 3 साल का क्वेश्चन होता है और साल में एक बार इंटरेस्ट निकलता है तो 3 बार इंटरेस्ट निकलता है। देखो 3 बार कैसे, 1 2 3। लेकिन अगर तुम्हारा कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ्स का हो गया और तुम्हारा क्वेश्चन 3 साल का है, तो बताओ कितनी बार इंटरेस्ट निकालना पड़ा? 1 2 3 4 5 6। वाह, सही है। तो फर्क क्या पड़ा है? जब तुम हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हो तो फर्क ये पड़ा है कि सर हमने जो एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज किया है, एडजस्टेड रेट हमने जो यूज किया है वो है, क्योंकि 6 महीने था ना, तो 10% तो साल भर का रेट है, तो हमने उसको हाफ कर दिया 5%। दूसरा, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? जब साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो जितने साल होते हैं उतने ही पीरियड्स होते हैं, पर अब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स कितने कहलाएंगे? क्योंकि सर एक साल में 2-2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, हर साल 2 बार, तो 3 साल में 6 टाइम्स, ठीक है। ये दो बातों को आगे जाके मैं यूज करने वाला फॉर्मूले में। तो ये था हमारा सर कन्वर्जन पीरियड का कॉन्सेप्ट। कन्वर्जन पीरियड ये बोलता है कि कितने पीरियड में इंटरेस्ट कंप्यूट हो रहा है। ये कन्वर्जन पीरियड 1 साल भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है। और समझने वाली बात यह है कि सर कन्वर्जन पीरियड के बदल देने से जो इंटरेस्ट की अर्निंग है वो भी चेंज हो जाती है। एनुअल से हाफ ईयरली करोगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, हाफ ईयरली से क्वार्टरली करोगे तो इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, क्वार्टरली से मंथली करोगे तो इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। ओ भाई साहब, सही है। चलो, अब वक्त आ चुका है आपके सामने इंट्रोड्यूस करने का, रिवील करने का, द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट ऑफ सीआई। तो सीआई के अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई का पावर एन। अच्छा, अब यहां पर पी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल, एज यूजुअल जितना आपने डिपॉजिट किया। आई का मतलब क्या है? सर आप जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे तो आप तो आर वर्ड यूज करते थे, हाँ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमें रेट को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो जो रेट गिवन होती है हम एज इट इज ले लेते हैं। पर जब हम
कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आते हैं तो कन्वर्जन पीरियड के हिसाब से हमको रेट को एडजस्ट करना पड़ता है। तो आई मतलब एडजस्टेड रेट और एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड। जैसे वहां हम नंबर ऑफ ईयर्स लेते हैं ना, यहां ऐसा नहीं भाई। अगर एनुअल कंपाउंडिंग होगी तो नंबर ऑफ ईयर्स ले लो, अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो नंबर ऑफ ईयर्स को डबल करना पड़ जाएगा, क्योंकि साल में दो दो बार इंटरेस्ट निकल रहा है। तो जितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ना, वो एन की वैल्यू है। ठीक है, जितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है उसको एन की वैल्यू बोलते हैं। आई और एन का एक फॉर्मूला भी बनता है जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखा देता हूं। आर डिवाइडेड बाय एन ओ, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर। एन ओ सी पी पी वाई, और एन का मतलब होता है टाइम इन ईयर्स इंटू एन ओ सी पी पी वाई। ये क्या है सर एन ओ सी पी पी वाई? देखो, अगर कन्वर्जन पीरियड 1 ईयर है तो एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड आएंगे? 1 आएगा सर। समझ रहे हो? अगर कन्वर्जन पीरियड एक साल का है तो एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड आएंगे? एक। लेकिन अगर कन्वर्जन पीरियड 6 महीने का है तो हाउ मेनी कन्वर्जन पीरियड विल बी देयर इन 1 ईयर? तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन 1 ईयर हो जाएगा 2। तो अकॉर्डिंगली तुम चेंज कर सकते हो। जैसे हाफ ईयरली कंपाउंडिंग था तो एनओ सी पीपीवाई आता है 2, एनओ सी पीपीवाई आता है 2। तो 10% के रेट को 2 से डिवाइड करके 5% कर दिया था। और जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग थी तो एनओसी पीपीवाई आ रहा था तुम्हारा 2। तो जो नंबर ऑफ पीरियड थे वो टाइम को 2 मल्टीप्लाई करके तुमने निकाले थे वैसा। पर मैं आपको बताऊं, आप सभी स्मार्ट बच्चे हो, आपको ये फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप जानते हो कि आई और एन कैसे निकाला जाता है और आप आराम से इस बात को कर पाओगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक काम करते हैं सर, यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्व मास्टर एग्जाम्पल बाय फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से मास्टर एग्जाम्पल को सॉल्व करके एक बार चेक करें कि हमारा जो पासबुक से आंसर आया है वही यहां से मैच कर रहा है कि नहीं। आइए सर, तो मास्टर एग्जाम्पल में हमारा पहला पार्ट था एनुअल कंपाउंडिंग वाला। जब कंपाउंडिंग एनुअली थी, प्रिंसिपल तो सेम ही था, 2 लाख रुपए। रेट हमारा था 10% और टाइम हमारा था 3 ईयर्स। अब ये बताइए आई कितना आएगा? आई सर, जब आप कंपाउंडिंग एनुअली कर रहे हो ना तो 10% के रेट से ही आपको इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि रेट पर एनम का है और आप भी साल में एक ही बार इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो आई भी सेम रहेगा। और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर साल में एक बार इंटरेस्ट निकल रहा है और 3 साल का क्वेश्चन है तो 3 साल में 3 बार इंटरेस्ट निकल रहा है, 3 टाइम्स। तो यहां पर आर और टी की जो वैल्यू है ना, वही आई और एन की वैल्यू है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि यहां कंपाउंडिंग एनुअली है। अब देखते हैं अमाउंट क्या निकलेगा। तो अमाउंट आएगा पी 1+i⁴n। पी मतलब हो गया 2 लाख रुपीज। फिर लिखता हूं 1+i, आई है 10% और उसका पावर 3। अच्छा, 10% का मतलब ये मत समझना 1+10 मतलब 11 हो गया ना। 10% मतलब होता है 10/100। तो आप करके भी देख सकते हो। 1+10% करोगे तो क्या आ रहा है? देखो कैलकुलेटर में 1+10% आ रहा है 1.1। बेसिकली वो होता क्या है? वो होता है 2 लाख रुपीज इंटू 1+10/100 होता है एक्चुअली परसेंटेज। अब कैलकुलेटर में कैसे करेंगे इसको? सर देखिए क्या करेंगे हम, 10/100 +1, तो ये हो गया ब्रैकेट की वैल्यू। सॉरी, 10/100 +1, ये हो गया ब्रैकेट की वैल्यू 1.1। इसका निकालना है क्यूब, तो इंटू इक्वल इक्वल 3 बार कर दिया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद 2 लाख मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 266,200। क्या 266,200 ही हमारा आंसर आ रहा था पासबुक से भी? ओ यस, 266,200। अरे समझो ना भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर्मूले से मैच कर गया हमारा आंसर 266,200। ठीक है, चलो अब आते हैं कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में।
तो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में भाई प्रिंसिपल थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो सेम है, रेट थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो 10% ही है, क्वेश्चन तो सेम ही है ना, टाइम भी 3 ईयर्स है, बदलेगा क्या, आई, क्योंकि अब आप हाफ हाफ ईयर्स में इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो इंटरेस्ट विल बी 10/2। और आप जानते हो भाई, आपने ऊपर पासबुक बना के देखा है कि 5% क्यों यूज करते हैं, बैंक क्यों देगा भाई 10% का रेट 6 महीने में, 6 महीने में देगा तो आधा रेट देगा ना, एन, कितनी बार इंटरेस्ट कंप्यूट हुआ, कितने कन्वर्जन पीरियड थे, एक साल में 2 कन्वर्जन पीरियड आते हैं, क्योंकि 6 6 महीने में एक कन्वर्जन पीरियड आता है, तो एक साल में 2, तो 3 साल में 3 2 जा 6 कन्वर्जन पीरियड, देखा ना तुमने, 6 बार हमने इंटरेस्ट निकाला था। तो अब हम अमाउंट के फॉर्मूले में लेंगे P1 + i⁻n, तो यहां लिखेंगे P की जगह 2 लाख, उसके बाद 1 + i में लिख दूंगा 1 + 5% है ना, तो 5/100, और उसका पावर 6। लो भाई कैलसी से कर लो, 5/100 +1 हो गया 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 इंटू 2 लाख, 268,019, 268,019.128125, 268,019.128125। हालांकि यहां मैंने राउंड ऑफ किया, बट मैं अगर आपको बताऊं तो फॉर्मूले से एग्जैक्ट आंसर मेरा मैच किया है, 268,019.128125। अब आपने समझा, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में बता के क्या करूंगा मैं, अगर ये फॉर्मूला मैं बिगिनिंग में बता दूंगा आपको, तो आपको पता ही नहीं है कि आर को एडजस्ट क्यों करना पड़ता है, आपको पता ही नहीं है कि एन का मतलब क्या है, तो फिर आप क्या करोगे उसका यूज करके, आपको जब यही नहीं पता होगा कि कंपाउंडिंग एनुअली को हाफ ईयरली चेंज कर देने से सीआई का अमाउंट चेंज हो जाता है, तो फिर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने से क्या मतलब है। लेकिन क्योंकि हमने पासबुक बनाई, ठीक है, हमने एसआई अप्रोच से, सीआई अप्रोच से आज पहले कंपैरिजन किए, फिर दूसरा मास्टर एग्जांपल लिया जिसमें हमने कंपाउंडिंग हाफ ईयरली और कंपाउंडिंग एनुअली को अच्छे से कंपेयर किया, जब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, फिर जब मैंने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, तो अब उस फॉर्मूले की वैल्यू बनती है, अब उस फॉर्मूले का सही फायदा तुम उठा पाए हो, क्योंकि तुम जानते हो पहले कोर कॉन्सेप्ट को, फिर तुमने फॉर्मूला क्यों पढ़ा, उसको शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए। देखो दो चीजें होती, एक होता अंडरस्टैंडिंग और एक होता कैलकुलेशंस। अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर ली ना, अब तुम कैलकुलेशन जल्दी करो, अब तुम्हें पासबुक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुमको अगर क्वेश्चंस मिलते तो तुम फॉर्मूला ही यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अंडरस्टैंडिंग को कंप्रोमाइज करके फॉर्मूला यूज करने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या लिया, अमाउंट इज P1 + i⁻n, वेयर i इज इनिशियली जो वैल्यू होती प्रिंसिपल, i इज एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, n इज नंबर ऑफ पीरियड, और जैसे कि मैंने बताया था i निकालने के लिए तुम रेट में कुछ डिवाइड करते हो और n निकालने के लिए टाइम में कुछ मल्टीप्लाई करते हो। तो जब कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होता है तो NOCPPY की वैल्यू 2 आती है, जो कि कॉमन सेंस है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना कुछ बातें मैं आपको और बता दूं, ताकि आपको आई और एन के बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब हम एग्जांपल कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ आई एंड एन, आई और एन का कैलकुलेशन करने के लिए। सो इफ rate is 12% and time is, if rate is 12% per annum and time is 4 years, then find I and N in each case. In each case of compounding. Annual, annually
हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। ठीक है, ओके जी लक्ष्मण जी, बहुत बढ़िया। ग्लैड टू हियर कि आपको मेरे रिवीजन वीडियोस हेल्पफुल लगे। ऑल द बेस्ट फॉर सी फाइनल्स। ओके, तो अब देखो भाई क्या होगा अगर एनुअली की बात करूं मैं। नहीं, पहले एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, पहले ऐसे लिख देता हूं, रेट इज 12% पर एनम और टाइम इज 4 years। अब मैं चारों केस में आई और एन निकालूंगा, ठीक। तो एनुअली के केस में बताइए आई की वैल्यू क्या आएगी। सर एनुअल कंपाउंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पर एनम का रेट डायरेक्टली यूज किया जा सकता है ना, क्योंकि आप साल में एक ही बार इंटरेस्ट निकालने वाले हो, तो यू कैन डायरेक्टली यूज 12%, नो नीड टू चेंज। और जब एनुअल कंपाउंडिंग है तो साल में एक बार इंटरेस्ट निकल रहा है, तो एक ही कन्वर्जन पीरियड आ रहा है, तो 4 साल में 4 कन्वर्जन पीरियड आएंगे। क्या आपको ये पहला पार्ट समझ में आया एवरीवन, आई और एन एनुअल में। लेकिन अगर मैं चलता हूं हाफ ईयरली में, तो देखो सर आई की वैल्यू क्या आएगी। 12% का रेट था, लेकिन बैंक बोलेगा भाई तुमको 6 महीने में इंटरेस्ट चाहिए, तो आधा कर देंगे 6%। और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब 1 ईयर में 2 टाइम्स इंटरेस्ट निकल रहा है, 1 ईयर में 2 टाइम्स इंटरेस्ट निकल रहा है, तो 4 years में 8 टाइम्स इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, फिर आते हैं सी, क्वार्टरली। सी है क्वार्टरली। इफ आई टॉक अबाउट क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो 12% है। अब मुझे बताओ 3 3 महीने के कितने पीरियड होते हैं साल भर में। 3 3 महीने के साल भर में कितने पीरियड होते हैं, 4, तो हो जाएगा 3%। ठीक है, और अगर साल में 4 बार इंटरेस्ट निकलने वाला, क्वार्टरली मतलब समझते हो ना, हर 3 महीने में, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 साल में 16 टाइम्स इंटरेस्ट निकलेगा। समझे। फिर आता है मंथली। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी। सर एक साल में 12 बार महीने आते हैं, हर महीने हर महीने हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो रेट को 12 से डिवाइड कर दिया और हर बार आपको एक ही परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया। और एक साल में अगर 12 बार इंटरेस्ट निकल रहा है, तो 4 years में 48 टाइम्स इंटरेस्ट निकलेगा। लो बेटा जी, जल्दी से इस एग्जाम्पल को लिख लो और क्लियर एंड डन कर दो मुझे कि क्या आपको इसमें सिलेबस खत्म करवाने का, इस बैच में हमने जो डेट लिया है, सो वी हैव स्टार्टेड दिस फ्रॉम विच डे, 3rd of October, एंड वील एंड इट ऑन 30th of November। और कल मैंने ना इसका जो पहला लेक्चर लिया था ना, उसके स्टार्टिंग के 10 मिनट में पूरा डिटेल में बैच का ओरिएंटेशन किया था, उसको जरूर देख लेना चंचल। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये बैच में क्या अप्रोच यूज होने वाली है, क्या क्या चीजें हैं, कितना डेप्थ में है और कब खत्म होना है। ठीक है, चलिए सर, तो आई होप कि ये क्लियर एंड डन हो गया आपको कि आई और एन कैसे निकाला जाता है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली जो भी दिया होगा, अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट आई और एन, और जो आई और एन निकलेगा उसके हिसाब से फिर हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। इसलिए ये वाला एग्जाम्पल मुझे तुमको देना बहुत जरूरी था। बस अब एग्जाम्पल्स आई गेस हो गए हैं, तो अब मैं तुमको क्वेश्चंस करवा सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा ना, जो हम अमाउंट एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले ना अभी यहाँ पर, ये वाले फॉर्मूले से, अमाउंट एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में एन की वैल्यू छोटी है, एन की वैल्यू छोटी है मतलब 2 3 4 तक दी हुई है, तो तुम ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। एन की वैल्यू बड़ी होगी तब तो तुमको फॉर्मूला यूज करना ज्यादा सही लगेगा। तो आओ एक एग्जांपल और करवा देता हूं शॉर्टकट समझाने के लिए। फाइंड अमाउंट एज पर सी आई इफ 3,50,000 is invested at 8% for 3 years। लो भाई क्या आएगा।
सर इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है कि कंपाउंडिंग एनुअली है या फिर हाफ ईयरली है। जब कुछ नहीं लिखा होता, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, वी टेक कंपाउंडिंग एज एनुअल। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। हमारे पास जब हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे ना, तब भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो जहां लिखा ही नहीं होगा कि ईयरली कंपाउंडिंग है कि हाफ ईयरली, कुछ नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमेशा एनुअल मान के चलना। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकालोगे? तो अमाउंट हो जाएगा 3,50,000 प्रिंसिपल, ब्रैकेट ओपन, 1 + i। अब जो रेट गिवन है 8%, वही आई हो जाएगा क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग है, 8/100। और जितने साल दिए हैं उतने नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाएंगे, पावर 3। करोगे सॉल्व? लो करो। 8/100 0.08 + 1, तो 1.08, उसका पावर कर दिया 23³ इंटू कर दिया 3,50,000, तो हो गया 448,99.2। आया सबका? अब देखो इसकी कैलसी ट्रिक बताता हूं तुम्हें। कैलसी ट्रिक ये बोलती है कि आप प्रिंसिपल लिखिए पहले, फिर +i% +i% +i%, और ये जो सिलसिला है +i% करने का, आप उसको n टाइम्स करो, n टाइम्स। +i% एक बार हुआ, +i% 2 बार हुआ, +i% 3, ऐसे n टाइम्स। ठीक है, तो मेरे पास प्रिंसिपल दिया 3,50,000 का, आई की वैल्यू है 8%, तो +8% एक बार, +8% 2 बार, एक बार और कर देता हूं क्योंकि n की वैल्यू 3 दी हुई है, तो +8% 3 बार। देखिए बेटा कितना आंसर आ रहा है, 3,50,000 +8% एक बार, +8% दूसरी बार, +8% तीसरी बार, 448,99.2। तो मैच करना ही करना है ना भाई। पर मैं क्या बोल रहा था कि इस, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन दे दूं जिसमें n की वैल्यू 15 है, तो फिर तो ट्रिक को यूज करना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा कि +8% 15 बार लिखना होगा, तो गिनने में और गलती होने के बहुत चांसेस हैं। इसलिए ऐसा मत समझना कि कैलसी की ट्रिक हमेशा यूज करनी है। अगर n की वैल्यू स्मॉल है तो ये ट्रिक यूजफुल है, इट इज सुटेबल व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज स्मॉल, वरना तो और तुम्हारे लिए टेंशन बढ़ा देगी ये ट्रिक। ठीक है, अब इसके बाद ना सीआई के अंदर दो टॉपिक हम और पढ़ते हैं, एक होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है सीआई कॉन्सेप्ट एंड डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम जितना हमने कर लिया उस पर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये दो टॉपिक्स पढ़ के फिर सीआई को खत्म करेंगे। ठीक है, जो 24th वाला क्वेश्चन है, ये तो आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में, क्योंकि जैसे मैंने एग्जाम्पल्स करवाए ना बिल्कुल उसी के जैसा है। देखो मैं पढ़ा देता हूं एक बार। 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए, प्रिंसिपल 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम है 2 ईयर्स का। अब आपको अमाउंट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन चारों तरीके से, एक बार एनुअल कंपाउंडिंग लेकर, एक बार सेमी एनुअल, एक बार क्वार्टरली और एक बार मंथली, ऐसा। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं आपको, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो अमाउंट ऑफ सीआई निकालने का है, अमाउंट, फाइनल अमाउंट, जिसमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ के फाइनल वैल्यू निकली है। पर मान लो तुम्हें सिर्फ सीआई निकालना हो, ओनली सीआई की इंटरेस्ट का फिगर बताओ सर, व्हाट इज द इंटरेस्ट वैल्यू। तो अब मैं लिखता हूं यहां पर फॉर्मूला ऑफ सीआई, ब्रैकेट में लिख देते हैं डायरेक्ट। तो देखो सर वैसे क्या होता है, वैसे ना अगर तुमको सीआई निकालना है तो तुम अमाउंट निकाल दो, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो बहुत सिंपल है। जो अपन ने ऊपर अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा ना, वही यूज करो, और उसका जो वैल्यू आएगा उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो। लेकिन इसको शॉर्ट में भी किया जा सकता है। अमाउंट के फॉर्मूले को अगर मैं ओपन कर दूं, P1 + i⁻n, और उसमें -p कर दूं, तो p यहां आएगा कॉमन, और p कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में लग जाएगा 1 + i⁻n-1। p दोनों में कॉमन है ना, इसलिए यहां आ गया p बाहर, अंदर हो गया 1 + i⁻n-1, p कॉमन निकाला तो 1 बच गया अंदर। तो ये हो जाता है सीआई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब सीधे सीआई ही निकालना है मुझे, अमाउंट नहीं निकालना। आई डायरेक्टली वांट टू कैलकुलेट सीआई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल, आई मतलब एडजस्टेड रेट, एन मतलब, तो ऐसा कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई चीज नहीं आ गई है। बस अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल माइनस करके सीआई निकालने की बजाय डायरेक्टली सीआई निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं।
कभी कभी इसका भी हमको काम आता है। जैसे एसआई में भी तुमने दो फॉर्मूले पढ़े थे ना पहले, कि एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का और एक अमाउंट एज पर सिंपल इंटरेस्ट का। यहां भी एक सीआई निकालने का और एक अमाउंट एज पर सीआई निकालने का, दोनों तुमने पढ़ ली। चलो जो क्वेश्चन ओरल हो जाएंगे उनको ओरल कर देंगे। जैसे कि ये वाला है, अ मैन डिपॉजिटेड 8,000 रुपीज इन अ बैंक फॉर 3 years at 5% per annum compound interest. After 3 years he will get, तो एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, 3 साल के लिए डिपॉजिट कर रहा है, 5% का सीआई है, 3 साल बाद उसको क्या मिलेगा? तो ये वाली लाइन को पढ़िए बेटा, रीड दिस लाइन। वो तुमसे ये नहीं बोल रहा कि 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वो कह रहा है जो 8,000 मैंने दिए ना, तो 3 साल बाद मुझे वापस कितना मिलेगा, आफ्टर 3 years हाउ मच आई विल गेट रिटर्न। तो सर मतलब अमाउंट निकालना है आपको, चलिए निकाल देते हैं 8,000 इंटू, अब आई और एन की वैल्यू बताओ क्वेश्चन। सर क्या कहीं लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली? नहीं, कुछ नहीं लिखा, मतलब एनुअल माना जाएगा। तो आई की वैल्यू वही 5% ही हो जाएगी जो गिवन है, 5/100, और एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। कर दो सॉल्व कैलकुलेटर में, तो 5/100 प्लस 1 हो गया 1.05, उसका कर दिया पावर 2 3 क्यूब इंटू 8,000, तो आंसर आ रहा है 9261, ऑप्शन। नेक्स्ट, अच्छा ये जो हमने ऊपर किया था ना, इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते, जो मैंने आपको बताया था, 8,000 प्लस 5% एक बार, प्लस 5% दो बार, प्लस 5% 3 बार करके देखो। 8,000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, सही है, 9261 बराबर तो आ रहा है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मच विल 25,000 अमाउंट टू इन 2 years at compound interest if the rate for the successive years are 4% and 5% per annum? सर आपने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि रेट बदल भी सकती है। आओ अब मैं तुमको बताता हूं एक और फॉर्मूला, when rate can change। तो फॉर्मूला ऑफ अमाउंट as per CI if rates are changing। तो ऐसे केस में सर हम लोग क्या करते हैं, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I1 1 प्लस I2 1 प्लस I3 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पीरियड में जो इंटरेस्ट है उसको 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड पीरियड में जो इंटरेस्ट है उसको 1 प्लस मल्टीप्लाई, ऐसे करते करते आगे जाते जाओ। अच्छा मतलब अब पावर लेने की बजाय जो जो रेट दिया हो वो रेट ले लूं। हाँ आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको यहां पर लिख कर करवाता हूं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, ओके, और क्वेश्चन 26 में हमको पहले साल का रेट दिया है 4% और दूसरे साल का दिया 5%, ठीक है। तो प्रिंसिपल है 25,000 और टाइम है 2 years का, और रेट जो है वो दिए हैं 4% और 5%, मतलब फर्स्ट ईयर का 4%, सेकेंड ईयर। अच्छा कंपाउंडिंग में तो कुछ लिखा नहीं है, एनुअल है कि कुछ है, तो कुछ नहीं लिखा मतलब एनुअल माना जाता है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सर I1 हो जाएगा 4% पहले पीरियड का, और I2 हो जाएगा 5%। अच्छा ओके, और एन हो जाएगा 2। अब सुनो, मुझे एन से मतलब ही नहीं है, अमाउंट निकलेगा 25,000 इंटू 1 प्लस 4% पहले साल के लिए और फिर 1 प्लस 5% दूसरे साल के लिए। तो कैसे निकालोगे सर, ये हो जाएगा 25,000, 1 प्लस 4% मतलब होता है 1.04, 1 प्लस 5% मतलब होता है 1.05, करके देखो क्या आ रहा है, 25,000 इंटू 1.04 इंटू 1.05, आंसर आ रहा है 27,300। तो 27,300 हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए। अच्छा इसको ना शॉर्टकट से भी कर सकते हो, कैसे, जो अपना अमाउंट निकालने का शॉर्टकट था ना, मतलब कैलकुलेटर की ट्रिक, 25,000 प्लस I% प्लस I%, तो पहली बार जो आई लगा रहे हो वो +4% वाला लगा दो, और दूसरे साल का आई लगा दो +5%। अरे ट्रिक से तो ये ज्यादा अच्छा हो गया सर। हाँ
तो 25,000 प्लस 4% प्लस 5%। इसमें ट्रिक ज्यादा है यूजफुल प्रोबोरिस, इस टाइप के क्वेश्चन जहां रेट चेंज हो रहा है। फर्स्ट ईयर का रेट 4%, सेकेंड ईयर का रेट 5%। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो, ऑल राइट। तो 25,000 प्लस 4% प्लस 5% गिव्स यू 27,300। तो 26 के बाद मैं आगे चल रहा हूं बच्चों, आओ मेरे साथ रीड करो। इफ रुपीज 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, ध्यान देने वाली बात, क्वार्टरली दे दिया है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 years? तो 10,000 मैंने आज जमा किए, तो 2 साल बाद वो 10,000 क्या बन जाएंगे, मतलब मुझे अमाउंट निकालना है अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो क्या करोगे भाई आप? आओ करते हैं 27, तो फटाफट कर सकते हो तुम लोग, तुमको खुद ही बन जाना चाहिए वाला तो। काफी बच्चे वीडियो को रिकॉर्डेड देखने वाले हैं, तो बेटा अगर आपको मेरे सॉल्व करवाने से पहले करना है तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करके फिर वापस वीडियो प्ले करके चेक कर सकते हो अपना आंसर। ठीक है, तो प्रिंसिपल दिया है 10,000, ठीक है, रेट दिया 8%, ठीक है, और टाइम दिया है 2 years का। और क्योंकि बोल रहा है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 years, मतलब जो मैंने पैसे लगाए उसकी क्या वैल्यू बची 2 साल बाद, तो अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट नहीं निकालना है। मतलब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं पूछा, अमाउंट पूछा। अब क्योंकि दिया है कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो आई क्या निकलेगा, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4, तो रेट के 4 टुकड़े हो जाएंगे, रेट विल बिकम 2%। ये तो सिखा चुका हूं तुमको आई और एन निकालना। और एक साल में हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट निकल रहा है, मतलब 4 बार इंटरेस्ट निकलेगा, तो 2 साल में 8 टाइम्स इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। तो अमाउंट हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट ओपन 1 + 2% का पावर 8। देखो करके कितना होता है सर, 1 + 2% मतलब हो गया 1.02, उसका पावर किया 2 3 4 5 6 7 8 इंटू कर दिया 10,000 से, तो आ गया 11716.59। 11716.59, ये आ रहा है 27। ठीक है एवरीवन, चलो अब देखो 28 को पढ़ते हैं। 28 में रिक्वायरमेंट क्या है अच्छे से समझो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ अमाउंट ऑफ 50,000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर 1 year एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली है, तो आई और एन अलग निकलेंगे। और पूछा है सीआई, अमाउंट नहीं पूछा है, सिर्फ सीआई पूछा है, तो डायरेक्ट सीआई का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल है 50,000, कितना मैंने डिपॉजिट किया और क्योंकि रेट गिवन है मेरे पास 8% और टाइम गिवन है मुझे 1 year, तो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग को माइंड में रखते हुए कि भाई कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, इस बात को माइंड में रखते हुए मैं 8% का आधा कर दूंगा तो आएगा 4%। और टाइम जो 1 year है तो उसको कर दूंगा 1 × 2, तो 2 पीरियड्स आ जाएंगे, 2 टाइम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब निकालो सी आई डायरेक्टली। तो डायरेक्टली सी आई का फॉर्मूला है ब्रैकेट ओपन 1 + i⁻n-1। ठीक है, तो प्रिंसिपल है 50,000, नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट ओपन, अंदर आएगा 1.04, क्यों 8% नहीं 4 आएगा ना भाई, सेमी एनुअली है, स्क्वायर -1। अब चेक करके देखो कितना आ रहा है, 1.04 का स्क्वायर -1 इंटू 50,000 विच इज कमिंग टू 4080, दैट्स इट। तो 4080 इज अवर आंसर ऑफ सी आई। ठीक है, बहुत बढ़िया पलक, हानू भैया बहुत अच्छे। नेक्स्ट लकी, गुड। 29 को पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन कहता है आपसे ऑन व्हाट सम
विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years विल बी 3280। लैंग्वेज को पढ़ो अच्छे से। कितने पैसे डिपॉजिट करने पर 2 साल में 5% के रेट से एनुअली कंपाउंडिंग पर मैं इतने रुपए का इंटरेस्ट कमाऊंगा। ऐसा नहीं बोला कि वो पैसा इतना बन जाएगा, अच्छे से रीड करो। ऑन वॉट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट बी रुपीज दिस मच। अमाउंट एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला, ठीक है। मुझे सीआई का फिगर दिया है और मुझे प्रिंसिपल का फिगर निकालना है। अगेन मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैंने प्रीवियस में किया था। तो आइए क्वेश्चन 29, और क्योंकि इसमें तो क्लियरली एनुअल कंपाउंडिंग लिखी हुई है, तो सीआई मुझे गिवन है 3280, रेट हमको गिवन है 5% का, और टाइम हमको गिवन है 2 years का। अब हम सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो सीआई हो जाएगा 3280 इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ओपन 1.05 का स्क्वायर माइनस 1। बताओ क्या हो जाएगा। 1.05 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड इक्वल टू 3280, ये हो गया 31999 मतलब 32,000। 3199999 है ना लकी भाई, तो 32,000 कहलाएगा ना। चलो, तो यहां तक हमने जो बेसिक सीआई हमने अभी पढ़ा था ना, बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इसके जो 2 और टॉपिक एडिशनल टॉपिक्स हैं वो बताता हूं, ठीक। सबसे पहला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है सिर्फ एक ऐसा एनुअलाइज रेट जो आपको ये बताता है कि इफेक्टिवली आपको कितना फायदा होगा। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं मास्टर, और आपसे पूछूं विच वन इज बेटर, विच वन इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब कौन सा इंटरेस्ट रेट आपके लिए फायदेमंद होगा ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए। पहला ऑप्शन है 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या फिर 12.20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब कैसे पता चलेगा सर? एक काम करता हूं, मैं पहले कुछ पैसा डाल के चेक करता हूं। मान लीजिए लेट से P इज इक्वल्स टू 10,000 रुपए। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए एंड वी इन्वेस्ट इट फॉर 1 year, और मान लेते हैं कि हम उसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए आपके पास है और आप उसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका जो सिनेरियो ए है उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो सर उसमें मुझे जो सीआई अर्न होगा, अर्निंग होगी मेरी, वो होगी 10,000। रुक जाओ, सिनेरियो ए में पहले आई और एन की वैल्यू लिख देता हूं। तो सिनेरियो ए में आई की वैल्यू हो जाएगी 12/2% विच इज 6%। क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है ना, और 1 साल में 2 बार आता है, 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हाफ ईयरली में। तो यहां जो मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज ब्रैकेट ओपन 1 + 6% का स्क्वायर माइनस 1। ये पता है ना कौन सा फॉर्मूला? सीआई का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। तो 1 + 6% का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 लाख, तो ये आ रहा है 12,360। तो 12,360 रुपए का इंटरेस्ट आप कमा रहे हो पहले केस में। दूसरे केस में कंपाउंडिंग एनुअली है लेकिन रेट ज्यादा है,
तो उसमें सेम टू सेम ले लो 12.2%, और एन की वैल्यू आ जाएगी 1। क्यों 1 आएगी एन की वैल्यू? एनुअल कंपाउंडिंग है तो एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा सीआई? सीआई हो जाएगा 1 लाख रुपीज, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस 12.2% पावर 1 माइनस 1। कुछ नहीं है सर, 1 प्लस 12.2% माइनस 1 इंटू 1 लाख, तो ये आ रहा है 12,200। चलो भाई, अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि अगर आप अपने पैसे 10,000 रुपए एक साल के लिए दोनों जगह पर डाल रहे हो तो कहां ज्यादा फायदा हो रहा है। चलो कंपेयर करके बता दो। सर मेरे 1 लाख रुपए पहले ऑप्शन में 12,360 कमा के दे रहे हैं, उतना रिटर्न मुझे मिल रहा है। लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में मुझे जो रिटर्न मिल रहा है दैट इज 12,200 रुपीज, है ना, 12,200 रुपीज। तो ज्यादा बेटर कौन सा है? ऑप्शन है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं सर, मान लो आपको ऐसे प्रिंसिपल लेकर या अज्यूम करके ऐसा ना करना हो, आपसे बस कोई ये पूछे कि यार तुम ये बताओ कि पर्दे के पीछे की रेट क्या है, मतलब ये दिखने में तो 12% है, लेकिन आप बोल रहे हो इसने ज्यादा फायदा किया, मतलब इफेक्टिवली ये 12 से कुछ ज्यादा इंटरेस्ट देता होगा ना। सोच के देखो ना, ये दिखने में तो 12% है, जो हमारा पहला सिनेरियो है वो दिखने में तो 12% है, बट एक बात बताओ, ये कुछ ना कुछ तो 12% से ज्यादा इंटरेस्ट देता होगा ना, तभी तो आपने इसको बेटर बोला है। तो कितना दे रहा है? तो मैं यहां पर एक बार मैनुअली चेक करके देखता हूं कि मुझे 12,360 रुपीज का इंटरेस्ट मिला 1 लाख रुपए में, मतलब एक साल में इफेक्टिवली मैंने कितना इंटरेस्ट कमा लिया अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग थी तो। करके देखो कितना आ रहा है सर, 12.36% आ रहा है। ओ यस, समझिए ना बात को भैया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 12,360 रुपीज का आपने इंटरेस्ट कमाया, 12.36% कहलाया। मतलब ये हुआ सर कि जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है भाई। ये दिखने में तो 12% है, पर एक्चुअली में तुमको ये 12.36% का फायदा दे रहा है, और दूसरा वाला दिखने में 12.2% है और फायदा भी 12.2% का ही दे रहा है। तो सर अगर कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाता जिसकी मदद से मैं सीधे इफेक्टिव रेट ही निकाल दूं ना, तो मुझे फिर ये 1 लाख रुपए लेने की और ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। सोचो, तुमको मैं कोई ऐसा फॉर्मूला बता दूं जिससे तुमको डायरेक्टली पता चल जाए कि इस इन्वेस्टमेंट से इफेक्टिवली तुमको क्या इंटरेस्ट मिलेगा इफेक्टिवली। ठीक है, तो वही अब हम लोग सीखने वाले हैं। क्या आपको नीड समझ में आई? कौन मतलब फॉर्मूला क्यों चाहिए? ये मास्टर एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको एक फॉर्मूले की जरूरत महसूस करवा रहा हूं। सुनो, आपके सामने दो इन्वेस्टमेंट, एक है 12% पर एनम और एक है 12.2% पर एनम। कोई भी आम इंसान होगा तो बोलेगा 12.2 वाला ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन मैं उसको समझाया, मैंने बोला सुनो भाई, जो 12% है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और जो 12.2 है वो कंपाउंडेड एनुअली है। क्या अब तुम्हारा डिसीजन बदलेगा? तो मैंने बोला इसके लिए मुझे ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मुझे इफेक्टिव रेट पता चले, क्योंकि जो 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिखने में 12% है ना, हाफ ईयरली होने की वजह से वो 12 से कुछ ज्यादा इंटरेस्ट देके जाता है। कितना ज्यादा देके जाता है? ज्यादा तो देके जाता है, लेकिन कितना ज्यादा, वही हमको इफेक्टिव रेट के फॉर्मूले से सीखना है। तो लो, फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव रेट लिखता हूं मैं। तो ये एक एनुअल इफेक्टिव रेट होती है जो साल भर में इफेक्टिवली आप कितना कमा रहे हो वो बताती है। एंड द फॉर्मूला इज E इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ऐसा करने से डेसिमल वैल्यू आती, इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज में, और n इज टू बी टेकन कंसीडरिंग 1 ईयर। 1 ईयर का टाइम मानते हुए n की वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं सॉल्व मास्टर एग्जाम्पल यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ऊपर जो मास्टर एग्जाम्पल हमने किया उसको फॉर्मूले से एक बार करते हैं, क्या हो जाएगा सर। पहले आता हूं पार्ट ए में, जो कि था मेरे पास
12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू 12/2 विच इज 6%, और एक साल में हाफ ईयरली के हिसाब से 2 बार कंपाउंडिंग हो जाती है, तो ई विल बी इक्वल्स टू 1+6/100 का स्क्वायर -1, जो आएगा उसमें इंटू 100 कर। तो सर 6/100 प्लस 1.06 का स्क्वायर -1 जो भी आया, सॉरी 6/100 प्लस 1 उसका स्क्वायर किया, 2 बार क्यों इक्वल दबा रहा हूं मैं, 1.06 का स्क्वायर किया 1.1, इसमें किया -1, जो भी आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12.36%। भाई ये तो जलवा है यार, ये तो वही 12.36 है जो सर आपने यहाँ पर निकाला था 12.36। हाँ, तो यहां मुझे प्रिंसिपल लेने की कहां जरूरत है भाई, मैं सीधे 1+i⁻n-1 लगा दूंगा, तो मेरे को सीधे रेट ही पता चल जाएगा। और जहां पर ऑलरेडी कोई चीज तुम्हारी हाफ ईयरली की जगह कंपाउंडेड एनुअली होती है ना, तो भाई इफेक्टिव रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी निकलवा देता हूं, पर फिर भी एक बात समझ लेना, अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो जो रेट दिख रहा है वही इफेक्टिव रेट है, क्योंकि आई की वैल्यू 12.2% ही होगी और एन की वैल्यू 1 होगी, तो पावर 1 करके क्या करोगे भाई, 1+12.2/100 का पावर 1 कर दोगे, -1 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो देखो क्या आ रहा है, 12.2 ही आएगा। तो 12.2/100 प्लस 1 -1 इंटू 100, तो वापस 12.2 आ गया। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो एनुअली है वो जो रेट दिख रही है वो ऑलरेडी इफेक्टिव रेट ही है, पर जब हाफ ईयरली या क्वार्टरली या ऐसा डेटा होता है ना, तो उसको इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट करने से पता चलता है कि एनुअल बेसिस में वो कितना फायदा दे रहा है। और क्या आपको एक बात बोलूं, जो हमने सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, उसी फॉर्मूले में से प्रिंसिपल को हटा दो, वही तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला। एक बात सोच के देखो, जो तुमने डायरेक्टली सीआई निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, पी 1+i⁻n-1, उसी में से अगर मैं प्रिंसिपल हटा दूं तो बचता क्या है, 1+i⁻n-1। इसी से डेसिमल में आंसर आता है और उसी में इंटू 100 कर देते हैं, तो रेट में आंसर दिख जाता है, उसका मतलब परसेंटेज में दिख जाता है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो 1+i⁻n-1 इंटू 100, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, ओवर। सही है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे इफेक्टिव रेट पे। क्वेश्चन 30, the effective rate of interest for 1 year deposit corresponding to nominal 7% rate convertible quarterly। तो सुनो भाई, कंपाउंडिंग है क्वार्टरली, रेट है 7%, आपने निकालना है इफेक्टिव रेट। तो इधर मैं करूंगा क्वेश्चन 30 और मैं बोलूंगा देखो भाई, रेट भले 7% दिया है, बट क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो 7 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मैं डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं उसको, और क्वार्टरली है तो एन की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी, तो ई हो जाएगा हमारा 1+i का पावर n-1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये होगा 1+7/4% का पावर 4-1 ब्रैकेट क्लोज। करके देखो, 7/4/100 प्लस 1, उसका किया पावर 2 3 4, किया -1 और फिर किया इंटू 100, तो 7.1859 आ रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, लो मेरे भाई बता देते हैं। 7/4/100 ये हो गया 7/4% प्लस किया 1। अब ये जो ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसका पावर 4 निकालना है, तो 2 3 4, इसमें किया -1, अब जो भी आ रहा है उसको इंटू 100, 7.1859 का आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर मैं टिक कर देता हूं ऑप्शन डी। अब सुनना मेरी बात, क्वेश्चन 31 बहुत प्यारा सवाल है भाई, मस्त सवाल। क्वेश्चन 31 बोलता है आपसे
an amount is lent at a nominal rate of 4.5% per annum compounded quarterly. आप अगर 4.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से किसी को पैसा उधार देते हो, तो बताओ आपको कितना एक्स्ट्रा फायदा होगा इन कंपैरिजन ऑफ कंपाउंडेड एनुअली। तो सुनो, बेसिकली आपको कंपैरिजन करना है दो चीजों का। एक चीज है आपके पास कि आपने किसी को 4.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से लैंडिंग किया, और उसी के बदले अगर आप 4.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से करते तो थोड़ा कम फायदा होता। तो क्वार्टरली करके कितना एक्स्ट्रा फायदा हुआ ये निकालना, व्हाट इज द गेन। तो मैं तुमको बता दूं भाई, अगर एनुअली है तो इफेक्टिव रेट निकालने की जरूरत नहीं है, 4.5% ही तुम्हारी इफेक्टिव रेट है। समझो इस बात को, अगर 4.5% कंपाउंडेड एनुअली तो वो तो 4.5 ही कहलाएगा इफेक्टिव। हाँ, क्वार्टरली वाले केस में आई की वैल्यू हो जाएगी 4.5/4 और एन की वैल्यू हो जाएगी 4। तो क्वार्टरली वाले केस में जो इफेक्टिव रेट आएगी ना, इट विल बी 1 + i⁻n-1 ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। तो ये हो जाएगा 1 + 4.5%/4। वन प्लस 4.5%/4 का पावर 4 -1 ब्रैकेट क्लोज इनटू। तो इसको करते हैं हम लोग कैलकुलेटर में, 4.5/4/100 इसमें जोड़ दिया 1, तो ये हो गया ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट का पावर 2, 3, 4 उसमें कर दिया -1 और फिर उसमें कर दिया इनटू 100, तो ये आ रहा है 4.5765%। अब देखते हैं गेन कितना हो रहा है। तो अगर आप क्वार्टरली नहीं करते तो आपको 4.5 मिलता, और क्वार्टरली किया तो 4.5765 मिला है, तो निकाल दो डिफरेंस। तो 0.0765% दिया है ऑप्शन में, 0.076। हाँ सर, दिया है ऑप्शन सी। ठीक है बेटा जी, टेक योर टाइम और चेक करके मुझे बताओ आपको समझ में आ गई बात। क्लियर एंड डन सबको। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा। कह रहा है देखो, मैंने किसी को 4.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से लोन दिया है, अगर मैं ऐसा ना करता, एनुअली देता, तो 4.5 की इफेक्टिव रेट मिलती। क्वार्टरली करने से ज्यादा इफेक्टिव रेट मिली है। तो गेन कितने का, एक्स्ट्रा गेन कितना हुआ क्वार्टरली की वजह से। एनुअली ना करते हुए क्वार्टरली करने से एक्स्ट्रा गेन क्या हुआ है वो आपसे पूछ रहा है। ऑलराइट, अब आते हैं बेटा जी हम लोग हमारे सीआई के आखिरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में, जिसके बाद उसका एक क्वेश्चन करके आज की क्लास खत्म करेंगे। फिर कुछ सीआई और एसआई के मिक्स क्वेश्चंस बचेंगे जो हम कल करेंगे, और फिर कल से एनयूटी भी शुरू करेंगे। तो अब जो आखिरी टॉपिक है जो मुझे आपको बताना है, यूज ऑफ सीआई कॉन्सेप्ट इन डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन। अच्छा सारे बच्चे एक बात बताना, डेप्रिसिएशन तो तुमने सुना होगा, तुम तो कॉमर्स के बच्चे हो। डेप्रिसिएशन में भी दो टाइप होते हैं जो ज्यादातर पॉपुलर हैं। ऐसे तो बहुत सारी मेथड हैं, लेकिन दो मेथड बहुत पॉपुलर हैं। पहली स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरी डब्ल्यूडीवी मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है कि सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल माइनस होता जाता है एसेट की वैल्यू में से। कॉस्ट ऑफ एसेट दिए हर साल, मान लो 2 लाख रुपए की एसेट है, तुम हर साल बोल रहे 4 साल की यूजफुल लाइफ है, कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं, हर साल तुम 50,000 50,000 50,000 माइनस कर रहे हो, तो जीरो हो जाएगी वैल्यू। लेकिन डब्ल्यूडीबी में ऐसा नहीं होता। डब्ल्यूडीबी में एक परसेंटेज फिक्स होता है, और जो तुम्हारी एसेट की वैल्यू पहले उस पर परसेंटेज लगता है, फिर उसको माइनस कर देते हो, तो जो डब्ल्यूडीबी बचती है अगला डेप्रिसिएशन उस पर लगता है। तो हर साल डेप्रिसिएशन का फिगर छोटा होता जाता है, सेम नहीं रहता, क्योंकि अपडेटेड बैलेंस पर डेप्रिसिएशन का रेट लग रहा है। क्या ये तरीका सीआई के जैसा नहीं हुआ? आज ही मैंने तुमको सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस बताया था। तो सिंपल इंटरेस्ट में पहली इनिशियल वैल्यू पर ही परसेंटेज लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी इनिशियल वैल्यू पे ही परसेंटेज लगता है।
और WDV मेथड में अपडेटेड बैलेंस पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अपडेटेड बैलेंस पर। अच्छा जी, तो जो हमने CI के अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वी कैन यूज दैट फॉर्मूला ऑल्सो इन डेप्रिसिएशन। तो AP1I⁴N। लेकिन सुनो, एक मेन अंतर है दोनों के बीच में, और वो ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आप कमाते हो ना, वो प्रिंसिपल से ऐड होता जाता है, एप्रिशिएट हो रही है वैल्यू। लेकिन डेप्रिसिएशन में एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस होता जाता है, इसलिए 1 - I⁴ है। तो फॉर्मूला बिल्कुल वही है, एक चीज के अंतर के साथ कि A = P1 - I⁴ अब यहाँ A और इन सब का मतलब क्या है? तो P का मतलब कहलाया कॉस्ट ऑफ एसेट, A का मतलब कहलाया रेसिडुअल या स्क्रैप वैल्यू, I का मतलब कहलाया डेप्रिसिएशन की रेट, और N का मतलब कहलाया लाइफ ऑफ एसेट। अरे सही है यार, ये तो बढ़िया है। तो सर इससे WDV निकाल सकते हैं सीधे? हाँ निकाल सकते हैं। ये लो, आओ क्वेश्चन नंबर 32 में। स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ मशीन जो कि 10 लाख रुपए की है, बताइए 10 साल के बाद क्या स्क्रैप वैल्यू बचेगी अगर हम 10% से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन 32 में। असेट की वैल्यू है 10 लाख रुपए की, तो P की वैल्यू मैंने लिख दी 10 लाख। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% और डेप्रिशिएट करना है 10 ईयर्स के टाइम के लिए। तो बताइए व्हाट इज द रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू? तो वो हो जाएगा P1 - I⁴N, मतलब 10 लाख रुपीज 1 - 0.1 की पावर 10। कैसे करेंगे बेटा जी इसको? सर आपने 0.1 कैसे लिया? 10% है ना, तो 1 - 0.1, 10% मतलब 10/100 विच इज 0.1, तो 1 - 0.1 क्या आ गया? 0.9। इसका पावर कर देते हैं 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 लाख से, हो जाएगा 348,678.44। ये भी ठीक है सर, तो 348,678.44 बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर गया। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लिया है। तो आइए एक बार बुक में इसको भी टिक कर देते हैं। हाँ सर, CI कॉन्सेप्ट इन WDV डेप्रिसिएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, I का मतलब डेप्रिसिएशन, N का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, और फॉर्मूला हो गया A = P1 - I⁴N। तो क्वेश्चन 24 मैंने आपको आज होमवर्क में दिया है, तो DPQ होगा क्वेश्चन 24। उससे ना आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो अमाउंट ऑफ CI के फॉर्मूले हमने बार बार आज क्वेश्चंस में यूज किए ना, एक सेल्फ प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको दूसरा होमवर्क भी देता हूं, और वो ये है कि जो भी बचे हुए क्वेश्चन है SI CI के 33 से लेके 45, वो आप ट्राई करो। मैं तो सारे ही करवाऊंगा कल, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई। तो ये ऑप्शनल होमवर्क है, ये वाला दूसरा वाला। 24 तो तुमको करके ही आना है, ये तो कंपलसरी, ये तो कंपलसरी। लेकिन जो 33 से 45 दिया है ना, 24 करने के बाद टाइम बचता है, तो तुम 33 से 45 अपने तरफ से ट्राई करो, क्योंकि तुमको ना मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, समझा दिया। ठीक है आदर्श बेटा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके देखो क्या लिखा हुआ है। पहला फास्ट ट्रैक बैच का परचेज लिंक है, उसके बाद बैच का फोल्डर है। अगर बैच के फोल्डर में जाओगे तो भी इस चैप्टर का PDF मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन है, और मैथ्स फॉर फाइनेंस का मैंने PDF का लिंक डायरेक्टली डाला हुआ है, वहां से तुम डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास वो PDF ओपन हो जाएगी। ये देखो मैथ्स फॉर फाइनेंस की PDF आ गई। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और बेहतरीन तरीके से बस उसको तुम वहां प्रेस करो, तुरंत तुम्हारे पास वो PDF ओपन हो जाएगी, उसको तुम डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, और उसी से ये होमवर्क के क्वेश्चंस करके आ जाना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों के लिए ये सेशन बड़ा ही एनर्जेटिक और यूजफुल रहा। इसी पेस में, इसी अप्रोच से
सब कुछ कवर करते हुए लेकिन कम समय में, विदाउट रिपीटिंग मच, एक बार में अच्छे से समझते हुए 60 लेक्चर्स के अंदर हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को खत्म करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है, चैंपियंस फास्ट ट्रैक बैच,